Welcome to mathematics classes. Firstly, sorry for being too late for this topic. I will try to be continue further. आइए समझते हैं ये क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है. इस वीडियो में I will try to cover the all concepts and different problems या different questions that are linked with the exercise 1.1 to 1.3. तो सबसे पहले समझते हैं कि सेट है क्या. तो सेट सिंपली अगर डिफाइन किया जाए, जो डेफिनेशन आप लोग के बुक में दे रखी है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स. अगर इस सेट को समझना है तो हमें दो चीजों पे मेनली फोकस करना होगा जो इनके डेफिनेशन में जुड़ा हुआ है. एक वर्ड है वेल डिफाइंड और दूसरा है कलेक्शन. सबसे पहले आइए हम लोग समझते हैं कलेक्शन एक्चुअली है क्या. तो कलेक्शन का सिंपल सा मतलब है ग्रुप ऑफ एलिमेंट. अगर हम लोग बात करें कलेक्शन ऑफ आवर फ्रेंड की चर्चा की है तो कोई भी नाम लिख सकता है. जनरली राम लिख दिया, श्याम लिख दिए, मोहन लिख दिए. या कलेक्शन ऑफ बुक की चर्चा करें, हम लोग कलेक्शन ऑफ बुक की चर्चा करें तो किसी भी कई तरह की बुक्स है, जैसे हम लोग आनंद मठ, गीतांजलि, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, या फिर हम बात करें कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर तो कोई नाम लिख सकते हैं, जैसे सचिन तेंदुलकर हो गया, सौरभ गांगुली हो गया, हार्दिक पांड्या हो गया, या जैसे हम अपना नाम लिख दे आदित्य, या फिर आपका कोई भी नाम हो. मतलब क्योंकि सब लोग कभी ना कभी तो क्रिकेट खेले ही हैं, तो वी आर द क्रिकेटर्स. या कलेक्शन ऑफ स्टूडेंट बोले, कलेक्शन सिंपली क्या है तो ग्रुप है. लेकिन क्या ये सेट है? तो क्वेश्चन होगा सेट इन्हें तभी कहेंगे जब ये वेल डिफाइन हो भाई. तो वेल डिफाइन का क्या मतलब? वेल डिफाइन दैट मीन्स कि अगर कलेक्शन में कलेक्शन प्लस डेफिनेशन आ जाए तब जाके ये बन जाता है सेट. अब डेफिनेशन इन द सेंस जैसे क्या मतलब? अगर हम लोग बात करें कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स ऑफ आवर स्कूल या आवर क्लास, तो मान लो कोई नाम लिख लिया गया, रैंडम सा नाम, रिया, सिया, टिया, सोनाली, etc. सो लेकिन ये जो डिस्क्रिप्शन है इस बेसिस पे कि सब लोगों के का क्राइटेरिया ब्यूटीफुल को लेके अलग अलग है. तो किसी को रिया सुंदर लगती होगी, किसी को टिया सुंदर लगती होगी ना, किसी को कोई सुंदर लगता होगा. तो हम लोग एग्जैक्टली इसमें एक डेफिनेशन ऐड करें. जैसे डेफिनेशन ऐड करना इन द सेंस अगर हम लोग ये डिसाइड करें कि ब्यूटीफुल होने का क्या क्राइटेरिया है, या हम लोग बात करें इंटेलिजेंट स्टूडेंट इन आवर क्लास, मान लो अलग अलग नाम मिल जा रहा है फिर से, राम है, श्याम है, मोहन है, टोनी है, रमेश है, इट इज. अब इंटेलिजेंट होने का भी क्या क्राइटेरिया है सब लोगों के नजर में? किसी को राम इंटेलिजेंट किसी टीचर को लगते होंगे, किसी टीचर को मोहन, किसी को उसका दोस्त टोनू अच्छा लगता हो. तो ऐसी चीजें जिसमें कोई डेफिनेशन ऐड हो जाए. डेफिनेशन ऐड हो जाने इन द सेंस, मान लीजिए हम लोग कलेक्शन, हम लोग एक रूल बनाते हैं कि जितने भी हमारे क्लासमेट है उनको कहा जाए कि आप अपनी पिक्चर्स को अपलोड करिए ना, जो स्कूल का साइट हो उस पे, और जिस पे सबसे ज्यादा लाइक, ये सबसे ज्यादा लाइक क्या है, सपोज हम लोग डिसाइड कर लें कि 500 प्लस लाइक जिनको मिल रहा है उन्हें हम ब्यूटीफुल समझेंगे. सपोज रिया गेट्स 300 लाइक, सिया 505, टिया 600, सोनाली 409, etc. तो अगर आप लोग देखें क्या कि अब हम ब्यूटीफुल को डेफिनेशन जोड़ दिए कि हम ब्यूटीफुल उनको कहेंगे जिनको 500 प्लस लाइक मिले, तो हमारा एक नया ग्रुप तैयार हो गया. उसमें आ गया कौन कौन? तो सिया है और एक है टिया. दैट मीन्स अब ये बन जाएगा क्या हमारा सेट. अब ये क्या बन जाएगा हमारा सेट. ऐसे ही अगर हम लोग बात करें इंडियन क्रिकेटर, जैसे हम लोग क्रिकेटर का नाम लिखे, तो जैसे क्रिकेटर का नाम लिखे उसमें अगर हम लोग एक डेफिनेशन जोड़ दें कि इंडियन क्रिकेटर, मतलब ऐसे क्रिकेटर की चर्चा हो रही है जो कोई भी ओडीआई मैच खेला हो. तो इसमें वेल डिफाइन हो गया, एक डेफिनेशन ऐड जोड़ दिया गया, एक या सिंपली एक कंडीशन जोड़ दिया गया. जैसे इसमें अब क्या आ जाएगा, तो सचिन तेंदुलकर है,
हार्दिक पांड्या है, ईटीसी बहुत सारे प्लेयर हैं जो इसके अंदर आ जाएंगे। तो दैट मीन्स ये क्या बन गया, सेट। तो सेट बड़ा सिंपल था, अगर वो वेल डिफाइन हो, वेल डिफाइन कहने का मतलब कोई ऐसा कंडीशन हो जिसके कारण सभी लोगों को सेम टाइप के एलिमेंट्स मिल रहे हो, तब हम कह सकते हैं कि वो वेल डिफाइन है। आइए हम लोग समझते हैं क्या वेल डिफाइन नहीं होगा। तो वो तो आपको समझ में आ गया, जैसे लिस्ट ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, या लिस्ट ऑफ क्यूट चिल्ड्रन, या लिस्ट ऑफ इंटेलिजेंट बॉय, क्योंकि इनका क्राइटेरिया सबके नजर में अलग अलग होता है, तो ये वेल डिफाइन नहीं है ना। आइए हम समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट सिंबल, सम इंपॉर्टेंट सिंबल्स। आप लोग पहले से इन सिंबल्स को जानते हैं, जैसे हम लोग जानते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, ऐसे ही होल नंबर डब्ल्यू, इंटीजर इसको आई बोल दीजिए या फिर जेड बोल दीजिए। ऐसी बात की रैशनल नंबर, तो रैशनल नंबर को हम लोग दिखा दिए क्यू से। ऐसी बात करते हैं रियल नंबर, तो आप दिखा दिए आर से। इरेशनल दिखाना है, तो हमको पता है इरेशनल तो भाई रियल ही नंबर है, लेकिन वो रियल नंबर जो रैशनल नहीं है, तो हम आर माइनस का लिख दिए क्यू। ऐसे ही अगर पॉजिटिव इंटीजर दिखाना है तो जेड प्लस, सिर्फ निगेटिव इंटीजर दिखाना है तो जेड माइनस। एक और सिंबल है, इस सिंबल को एप्सिलॉन कहते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे इसको समझना है क्या, किस रूप में, तो बिलोंग्स टू। क्या मतलब इस बात का, जैसा बोले एक कलेक्शन था 1 2 3 4 5, दैट मीन्स 1 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है ए से, 2 भी है बिलोंग्स कर रहा है ए से, लेकिन अगर बात करें सी, तो सी बिलोंग्स नहीं कर रहा है किससे, ए से। तो अगर एप्सिलॉन का साइन लिख के काट दिए, इसका मतलब क्या हो गया, नॉट बिलोंग्स टू। तो कंफ्यूज है। तो ये कुछ सिंबल है जो आपको ध्यान में रखना है, आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में ये सिंबल्स देखने को मिलेंगे। आइए हम लोग समझते हैं कि इन सेट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, सेट को रिप्रेजेंट करने का क्या क्या तरीका है। तो मेनली 2 तरीका जो आपको पढ़ना है, सीखना है, एक का नाम है सेट बिल्डर और दूसरे का नाम है रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, इसका दूसरा नाम है रूल मेथड। इसमें हम लोग दिखते क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर रिटन, और इसमें ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट्स आर रिटन। तो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट लिखा गया वो रोस्टर फॉर्म, जिसमें कोई रूल लिख दिया गया या प्रॉपर्टी लिख दिया गया जिसके हेल्प से बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिखे जा सकते हो, वो कहलाता है हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। अब समझिए रूल और एलिमेंट क्या, जैसे आपको अगर कभी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखने की बात होती है तो आप लिख देते हैं x² - 5x + 6, या आप लिख दिए x² - 7x + 8, या x² + 5x + 11, या 2x² + 3x + 17। ये सब क्या था, तो सब के सब है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, लेकिन इनका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसके हेल्प से सारे के सारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लिखे जा सकते थे, वो था ax² + bx + c। तो ये हमारा क्या है, तो एक तरह का रूल है जिसके हेल्प से हम सारे के सारे चीजों को लिखा जा सकते हैं। जैसे आते हैं समझते हैं कि कैसे हम लिखते हैं। तो एक बात क्या दिमाग में रखना है कि जब भी आप किसी सेट को लिख रहे हो तो आपको कैपिटल लेटर का यूज करना और उस सेट के एलिमेंट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना, सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रैकेट। जैसे एक बात के अगर इसके अंदर लिख दिया गया 1 2 3 4 5,
ये हमारा हो गया कौन सा फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट लिखे हैं। इसी को हमें कोई रूल लिखना है, तो ये कैसे दिख रहा है, तो हमें दिख रहा है नेचुरल, तो हमने लिख दिया ए। अब समझिए कि इसे पढ़ते कैसे, तो आपको दिख रहा होगा, इसको हम लोग पढ़ते हैं सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स, इसको तो पढ़ना आ ही रहा है, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन, सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू एन। ऐसे ही मान लो कि दूसरा ग्रुप लिखा गया एक्स सच दैट, और यहां पर अगर हम लोग लिख दिए जेड, ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। आपके बुक में कई सारे सेट बिल्डर फॉर्म लिखे गए हैं, उनको रोस्टर में लिखना है, रोस्टर को सेट बिल्डर। तो ये देखिए आपका सेट बिल्डर फॉर्म है। अब ये दिख रहा है ये इंटीजर, हमें रोस्टर क्या सिखाता है, तो रोस्टर बोलता है कि सारे के सारे एलिमेंट लिखने हैं, तो ये इंटीजर है, हम शुरू कर दिए 0 1 2 सो ऑन, इधर -1 -2 -3 सो ऑन। ये किस फॉर्म में हो गया, रोस्टर फॉर्म में। ऐसे ही मान लीजिए और देखिए सी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू y square comma y is greater than 2 and smaller than 5, y is greater than 2 and smaller than 5। और यहाँ y नेचुरल नंबर की बात हो रही है, तो हमारे पास समझ में आएगा कि अच्छा y की जगह क्या क्या आ सकता है, तो भाई 2 से बड़ा तो 3 हो गया, 4 हो गया और 5, तो एलिमेंट 3 हो गया और 4, दो ही एलिमेंट। तो यहाँ हम लिखना चाहें तो अगर y की जगह हम 3 वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो x का वैल्यू क्या मिल जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 कॉमा 4 रख रहे हैं तो 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही बात कर दी जाए डी में x सच दैट, या फिर आपको एक रोस्टर लिखते हैं 2 4 6 8 10 सो जैसे आपको दिख रहा है क्या, ग्रुप ऑफ ऑल इवन नंबर, ये सब क्या लिखे हुए, तो ग्रुप ऑफ ऑल पॉजिटिव इवन नंबर। अगर इनका हमें रोस्टर फॉर्म लिखना है तो क्या लिख दिए, x सच दैट x इज इक्वल टू 2 and where 2 है, ये कैपिटल एन लिख दीजिए, यही कहानी खत्म होगी ना, कि x क्या, तो क्या पढ़ेंगे, सेट ऑफ x सच दैट x किसके बराबर है, जो 2 है, n का मतलब है नेचुरल नंबर। अगर इसमें हम लोग n की जगह 1 2 3 4 भरते जाएंगे तो ये सारा नंबर हमें मिल जाएगा। मान लीजिए एक और बिल्डर फॉर्म लिखा जाए, e लिख लेते हैं x सच दैट x बराबर 2n माइनस 1। तो अब देखिए यहाँ पे n नेचुरल नंबर था, n का वैल्यू 1 भरिएगा, 1 2 3 4, तो आपको नंबर मिलता जाएगा 2 माइनस 1 फिर 4 माइनस 1, तो ये क्या मिलेगा 1 3 5 7 11 सॉरी 8 9 हो गया 9 11 13 56। क्या कोई कंफ्यूजन, आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे कि सेट बिल्डर फॉर्म दे रखा होगा तो रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या है, तो मेथड है जिसमें हम लोग कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर रिटेन, एक ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी लिखते हैं जिसके हेल्प से एलिमेंट लिखे जा सकते हैं। और रोस्टर फॉर्म क्या है, जिसमें सारे के सारे एलिमेंट को लिस्टेड किया जा रहा है। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं एनसीईआरटी के, जो कुछ सब इंपॉर्टेंट एग्जांपल है एनसीईआरटी के आपके सामने। दे रखा है x एक सेट है C सच दैट चलिए तो जो पहला हमारा क्वेश्चन है क्या दिख रहा है, तो C सेट ऑफ C क्या है, तो एक सेट है क्या जिसमें एलिमेंट क्या है x सच दैट x के बारे में एक डिस्क्रिप्शन दे रखा है। रोस्टर फॉर्म में सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म में आपको एक डिस्क्रिप्शन दिया रहेगा, एक इंफॉर्मेशन जिसके हेल्प से आपको क्या लिखना है, या सिंपली कह ले एक फार्मूला जिसके हेल्प से आपको रोस्टर इनके एलिमेंट्स को लिखना है। तो ये क्या बोला कि पॉजिटिव इंटीजर है, साथ के साथ 9 के डिवीजर है, तो 9 के डिवीजर हमारे पास कौन कौन है, तो 1
3 और खुद एक 9, खत्म हो गया। तो ये इसका क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। यहाँ पे देख रहे हैं तो x के बारे में इंफॉर्मेशन क्या दिया कि x एक इंटीजर है, साथ में जो मॉड x है उसका वैल्यू 2 के बराबर या 2 से छोटा। तो क्या क्या रखा जा सकता है, तो एक तो रखा जा सकता है सर -2 ना, अगर x की जगह हम भर रहे तो 2 हो जाएगा। एक रख सकते हैं -1, एक रख सकते हैं 0, एक रखा जा सकता है +1 और एक रखा जा सकता है 2। इसके अलावा कोई वैल्यू नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये हो गया हमारा रोस्टर। यहाँ हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ क्या किया जा सकता है, तो जो ई के एलिमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया कि वो किसके बराबर है, तो वो बराबर है किसके, तो n बाई एन स्क्वायर प्लस 1, और n के बारे में इंफॉर्मेशन है कि n कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 3 तक, और ये साइन दिखा रहा है कि n का वैल्यू 1 भी हो सकता है और 3 भी, तो 3 ही वैल्यू मिल रहा है हमारे पास n के, एक n एक 1 एक 2 और एक 3, और जैसे हम 1 भरते तो 1 बाई 1 प्लस 1 मतलब 1 बाई 2, कॉमा जैसे 2 भर रहा है तो 2 बाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 मतलब 2 बाई 5, जैसे 3 भर रहा है, 3 पुट किया जा रहा है n की जगह, तो 3 बाई 9 प्लस 1 10, 3 बाई 10, और ये हो गया क्या, तो रोस्टर फॉर्म। कुछ और एग्जांपल जिसमें आपको रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा और उसके हेल्प से सेट बिल्डर फॉर्म लिखे जाएंगे, ये भी एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है, वो हम दिखाते हैं आपको। या तो स्टेटमेंट दे देगा, मतलब आपको सिंपली कन्वर्ट करना है किसमें, तो सेट बिल्डर फॉर्म में। जैसे एक स्टेटमेंट दे रखा है बुक में ही, द सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर। एक और क्वेश्चन है, सेट ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर। और एक है सेट ऑफ ऑल इंटीजर whose cubes is an even integer. Set of all integers whose cubes is even number. अब लोग 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले आप बात करें कि सेट ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, इसमें क्या क्या नंबर आ जाएंगे, तो नेचुरल नंबर में ध्यान रहे कि 1 2 3 यही सब है, तो रेसिप्रोकल की चर्चा, तो 1/1 1/2 1/3 1/4 यही हमें देखने को मिलेगी। अगर यहाँ बात करें सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर में कौन लोग आ गए, तो 1 2 3 4 10 इंफिनाइट तक जा रहा है। यह सेट ऑफ ऑल इंटीजर व्हिच क्यूब इज इवन नंबर। तो अगर आप कोई भी इंटीजर ले रहे हैं, जैसे हम ले लेते हैं सपोज एक एग्जांपल, ये 1 का क्यूब कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, 2 का क्यूब कर रहे हैं तो 8 आ रहा है, 3 का क्यूब कर रहे हैं तो 27 आ रहा है, -1 का क्यूब कर रहे हैं तो माइनस का 1 आ रहा है, -2 का क्यूब कर रहे हैं तो माइनस का 8 आ रहा है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि सर जो इवन नंबर होगा उन्हीं का क्यूब इवन आएगा, मतलब जो इवन इंटीजर होंगे सॉरी उन्हीं का क्यूब क्या है, इवन आएगा। तो इन्हीं को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, जैसे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख दिए, मान लो इसका कोई भी नाम लिख दिए ए, तो यहाँ लिख दिए ए x such that x belongs to n, खत्म हो गया क्वेश्चन। अच्छा ऐसे यहाँ पे है तो यहाँ लिखा जा सकता है क्या, मान लो इस सेट का नाम b सपोज कर दे रहा है, तो b इज इक्वल टू, सेट बिल्डर फॉर्म क्या हो जाएगा, x such that x बराबर 1/n, x बराबर 1/n। अच्छा यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू आने वाले हैं, ये क्या बोल रहे हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर व्हिच क्यूब्स इज इवन नंबर। आपको समझ में आ रहा है कि वो जो वैल्यू होंगे वो कौन कौन होंगे, तो भाई इसमें अगर इनको लिस्ट करना चाहे हम, तो हमारे पास क्या क्या नंबर मिलेंगे, तो हमारे पास नंबर मिलने वाले हैं सर 2 4 6 8 सो, या फिर -2 -4 यही सब मिलेंगे, मतलब कि कोई भी इवन नंबर ही मिलेगा। और इसी इवन नंबर को हम लोग दिखा सकते हैं, क्या लिख दिए, तो मान लो इसका नाम लिख देते हैं सपोज c, तो c इज इक्वल टू लिखा जा सकता है क्या, x such that x is equal to 2z, x is equal to 2z। कहीं लोग यहाँ पर इसको क्या समझ लेते हैं, मतलब नेचुरल नंबर ही सिर्फ समझते हैं, तो वो यहाँ पे 2n लिख सकते हैं। हम तो यहाँ दोनों ना निगेटिव जो टर्म है उसे भी इवन, सो दैट यहाँ पे क्या लिख दिया गया z। अब बताइए यहाँ x 2z आपको सिर्फ लिख दिया, z का मतलब जान रहे हैं इंटीजर, आप वैल्यू पुट करिए
तो -1 या 2 कोई भी नंबर लीजिएगा, यहाँ हमेशा कैसा नंबर मिलेगा, इवन, और उसका क्यूब करिएगा तो इवन नंबर देखने को मिलेगा। कोई कंफ्यूजन? आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, क्या था, तो सेट बिल्डर फॉर्म दिया हुआ रहेगा, उसको लिख देना है किसमें, रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म दिया रहेगा तो सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है, तो जिसमें एक रूल लिखा हो या डेफिनेशन लिखा हो जिसके हेल्प से आप सारे के सारे एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, और रोस्टर फॉर्म क्या है, तो जिसमें सारे के सारे एलिमेंट लिखे गए। चलिए, तो जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है उसको हम लोग समझते हैं, उसको समझेंगे। सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा या एक और क्वेश्चन है आरडी शर्मा का, बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, उसको पहले समझ लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। आरडी शर्मा का एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन दे रखा है, क्या, a इज इक्वल टू an सच दैट n बिलोंग्स टू n, कॉमा an प्लस 1 इज इक्वल टू 3an and a1 is equal to 2. a1 is equal to 2. Right, it's roster form. Right, it's roster form. आइए हम लोग समझते हैं। रोस्टर फॉर्म लिखना है, दैट मीन्स उनके एलिमेंट को लिखना है। पहले समझते हैं कि क्या क्या चीजें इंफॉर्मेशन दे रखी है। एक इस बात को अगर आप नोटिस करिए तो ये क्या दे रखा है, सपोज अगर कोई बच्चा a2 लिख रहा है, यहाँ आते हैं हम लोग, मान लो कोई बच्चा a2 लिख रहा है, तो a2 का मतलब क्या हो गया, a1 प्लस 1। अच्छा, ये अब यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये an प्लस 1, यहाँ से n बराबर कितना होगा, तो 1 हो गया। n बराबर क्या होगा, 1। अगर a2 लिख रहा है तो उसमें n का वैल्यू कितना होगा, 1। तो ये लिखा जा सकता है किसके बराबर, तो यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा जा सकता है, 3an, मतलब a का वैल्यू 1। ऐसे ही अगर हम लोग समझ कि a3 लिख रहा है, a3 लिख रहा है मतलब अभी बताया इसको कि ये n प्लस 1 के टर्म में लिखेंगे, तो यहाँ क्या मिलेगा, 2 प्लस 1, n का वैल्यू क्या है 2, इज इक्वल टू क्या बोला, 3an, n की जगह क्या भरा जा सकता है 2। ऐसे ही अगर a4 की चर्चा करें तो a1 है तो a1 है ही। अच्छा, इसके बाद a1 का वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है 2, a2 का वैल्यू क्या होगा 3a1, a3 का वैल्यू 3a2, ऐसे a4 का वैल्यू तो क्या मिल गया 3a4, सो ऑन, यही चलता रहेगा। तो हम देख रहे हैं कि इसके एलिमेंट हमें क्या क्या मिल गया। तो पहला तो 2 मिल गया सर। दूसरा 3a1, तो a1 का वैल्यू 2 है, 2 3 जा 6। ऐसे देख रहे हैं a2 का वैल्यू क्या है, तो a2 का वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पर 3a2 का वैल्यू क्या है 6 3 जा 18। अच्छा, यहाँ पर देख रहे हैं, सॉरी ये 3 है ना, तो a3 का वैल्यू 18 है, तो 18 3 जा 54। तो मतलब यही हमें क्या लिख रहे हैं, एलिमेंट। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा में देखने को मिलेगा, बड़ा आसान से क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप। सिंपल सा क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट क्या था, पहला टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। कितने फॉर्म थे, दो, एक रोस्टर और एक था सेट बिल्डर। सेट बिल्डर क्या है, तो जिसमें डेफिनेशन या फॉर्मूला लिखा हो, और दूसरा रोस्टर क्या है, तो जिसमें एलिमेंट लिखा हो ना। अगर हम बात करें बिल्डर में कॉमन प्रॉपर्टीज लिखी हुई रहती है जिसके हेल्प से सारे एलिमेंट्स लिखे जा सकते हैं, और रोस्टर में सारे के सारे एलिमेंट हूबहू लिख दिए जाते हैं। आते हैं कुछ टाइप ऑफ सेट पढ़ते हैं, या फिर हम कुछ टर्म समझेंगे। तो सबसे पहला हमें जो मिलता है वो है नल सेट, या फिर यूं कह लें एम्प्टी सेट ही कह लीजिए। एम्प्टी सेट, इसी एम्प्टी सेट का दूसरा नाम है नल सेट, या इसी को हम लोग क्या देते हैं, वाइड सेट। क्या, सिंपल सा है, इफ there is no element in a set, then it is said to be a empty set। क्या मतलब, बड़ा सिंपल है सर। क्या मतलब, तो जैसे हम लोग अगर स्टेटमेंट की बात करें तो गर्ल्स टॉपर इन बॉयज, गर्ल्स टॉपर इन बॉयज स्कूल, या फिर years in which RCB won the IPL फाइनल। क्या कोई भी ईयर है क्या, फिर नहीं है सर, इसमें कोई भी रिजल्ट नहीं आ रहा। ये क्या गर्ल्स टॉपर किसी बॉयज स्कूल के हो सकते, तो पॉसिबल ही नहीं है। या फिर अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें तो x
सच दैट x इक्वल टू या सच दैट x बिलोंग्स टू n एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू g। अब आप सोचिए कि क्या सर n तो नेचुरल नंबर, क्या एक भी ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जहां x की जगह वैल्यू पुट कर दे तो जीरो आ जाए? हम ध्यान रखें कि जीरो लाने के लिए यहाँ x का वैल्यू क्या मिलेगा, -3। तो -3 तो नेचुरल नंबर है नहीं, क्या इसमें कोई एलिमेंट है? तो फिर कोई एलिमेंट नहीं है। या फिर हम लोग बात कर ले x such that x is equal to 2n, x is equal to 2n and x is even। क्या कोई भी नंबर अगर 2 से मल्टीप्लाई करा है नेचुरल नंबर का, फिर इवन रिजल्ट मिलेगा? तो नहीं। तो इम्पीटी सेट बड़ा सिंपल है सर ना। या इसे और कैसे दिखाते हैं, तो मान लो ये बना दिए C और इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखे ना। इसी को दूसरा लिखने का तरीका, इसको हम लोग पढ़ते हैं 5 ना, इसे पढ़ते हैं क्या हम लोग 5, और ये कुछ ऐसा लिखा जाता है इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, नल सेट। आइए हम लोग जो दूसरा टाइप है वो समझते हैं क्या है। एक है फिनाइट सेट और दूसरा है अनफिनाइट सेट। फिनाइट सेट और दूसरा है अन या इनफिनाइट सेट। फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट। इफ डेफिनेशन क्या हो जाएगा, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज काउंटेबल, if uncountable number of elements in a set। किसी में अगर अनकाउंटेबल नंबर हो एलिमेंट में, जैसे अनकाउंटेबल बोलने का मतलब क्या हो गया, तो बोल दिया आदमी कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। क्या नेचुरल नंबर को हम लोग काउंट कर पाएंगे? मतलब टोटल क्या बताया जा सकता है नंबर, तो पॉसिबल नहीं है। या फिर हम बात कर दिए x such that x belongs to z, फिर पॉसिबल नहीं है सर, ये इंटीजर है, ये भी इनफिनाइट है। या बात कर ले b x such that x is equal to y square and y belongs to n। फिर सर n का वैल्यू भरते जाएंगे या नए नए एलिमेंट मिलते जाएंगे। काउंटेबल की चर्चा करें तो मान लो 1 2 3 4, और इसको बंद कर दिया, गिना जा सकता है कि 4 ही। या फिर ग्रुप ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, ग्रुप्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, पता है ए से लेके जेड तक लिखेंगे और टोटल 26 है। तो फिनाइट का मतलब जिसको काउंट किया जा सके, इनफिनाइट का मतलब जिसे काउंट नहीं किया जा सके। ये इनफिनाइट सेट भी दो तरह के होते हैं, एक को बोला जाता है काउंटेबली इनफिनाइट और दूसरा अनकाउंटेबली इनफिनाइट। क्या मतलब? तो जिनके एलिमेंट पता हो, गिनती शुरू तो की जा सकती है एग्जैक्ट वैल्यू। जैसे हम लोग बात किए थे ये नेचुरल्स नंबर की, तो यहाँ देखने को मिला 1 2 3 4, ये तो पॉसिबल है। अच्छा चलिए ठीक है, एटलीस्ट क्या गिनती गिनी जा सकती है। इसके अंदर क्या आ जाएगा, तो इसके अंदर आ गया मान लो एक सेट है ए सच दैट x बिलोंग्स टू r। r का मतलब रियल नंबर ना, x बिलोंग्स टू r एंड r इज ग्रेटर देन 2 एंड स्मॉलर देन 3। r का जो वैल्यू है 2 से बड़ा और 3 से छोटा है। अब बताइए कि r जो होगा वो क्या होगा, मतलब इसमें हम क्या कौन सा एलिमेंट लिखेंगे? कोई बच्चा बोलेगा सर 2.1, मेरी समस्या 2. कोई बच्चा बोल रहा नहीं 2.01 से शुरू करिए, कोई बोलेगा नहीं 2.001 से शुरू करिए, कोई 2.001 से शुरू करिए। इसका मतलब इसकी काउंटिंग कहां से शुरू की जाए वही हमें नहीं पता चल रहा है ना। इसमें तो मतलब इनफिनाइट तो है ही, साथ में एग्जैक्ट एलिमेंट्स भी नहीं पता चल पा रहे हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, अनकाउंटेबली इनफिनाइट। आई होप आप लोग समझ पाओगे दो छोटा सा कॉन्सेप्ट। फिनाइट का मतलब जिसे काउंट किया जा सका हो, जिसे नहीं काउंट किया जा सकता है इनफिनाइट। आइए हम लोग और जो एक दो एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपके बुक में है।
मतलब आपको बताना है कि कौन इसमें से काउंटेबल है, कौन अनकाउंटेबल है। जैसे एक एग्जांपल दे रखा है, ए एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। आप जान रहे हैं कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रियल रूट्स होंगे और 2 रूट्स होंगे, और वो भी दिख रहा है, एक सर 2 और एक 3, यही सर 2 रूट्स है, दैट मीन्स ये काउंटेबल है, दैट मीन्स ये क्या है, तो फिनाइट। एक और देख लिया जाए एग्जांपल, टेन, या फिर ऐसे लिख लो x सच दैट x इज इक्वल टू 5n वेयर n ग्रेटर देन 5। आप समझिएगा कि ये n नेचुरल नंबर था, ये ऐसे ही लिख दो, n नेचुरल नंबर है और हमारा एक सेट तो ये लिख दिया गया, सेट A है। अब जिसके एलिमेंट की काउंट कीजिएगा तो सबसे पहले n की जगह 1 बनेगा तो 5 आया, 10 आया, 15 आया, 20 आया, 25 आया, ये आते रहेंगे ना। इसका क्या लिमिट है, तो नहीं है, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सेट। आते हैं हम लोग कुछ और समझते हैं। तो और जब टाइप देखते हैं तो एक टाइप हमें समझ में आता है इक्वल, और एक का नाम है इक्विवेलेंट। एक को कहते हैं इक्वल सेट और दूसरा का नाम है इक्विवेलेंट सेट। इक्वल सेट किसको कहें समझते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लिया, मान लीजिए कि एक सेट है ए में जो एलिमेंट है कोई भी ले लिया जाए ए बी सी, एक दूसरा एलिमेंट दूसरा सेट है सॉरी बी, उसमें एलिमेंट ले लिया गया सी ए बी। अब क्या देखने को मिल रहा है कि बी के सारे एलिमेंट ए में है, बी के सारे एलिमेंट ए में है और ए के भी सारे एलिमेंट बी में है। इसका मतलब ए बराबर क्या बी, और ए और बी ही कैसे कहलाएंगे, इक्वल सेट। डेफिनेशन बड़ा सिंपल सा, डेफिनेशन क्या हो गया, इफ ऑल द सेट ऑफ अ बी is in A and all the element of a B in a A and all the element of a A in a B are called the, so A and B are called the equal set. Equivalent set क्या है, तो equivalent set को समझ रहे हैं, तो मान लो एक नंबर लिख दिया 1 2 3, दूसरा सेट B है, इसमें लिखा हुआ है A B C। अगर बात करें ये NA का क्या मतलब, NA का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं कार्डिनलिटी, या एक और नाम बोल दिए कार्डिनल नंबर। तो हो सकता है आपसे पूछा जाए, मतलब कोई सेट दे दिया जाए, पूछ देंगे कार्डिनलिटी क्या है सेट की या कार्डिनल नंबर क्या है, तो कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर सिंपली क्या होता है, तो ये क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। सेट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कार्डिनलिटी कहलाती है। तो यहाँ पर देखिएगा NA, आपको यहाँ NA का वैल्यू मिल गया 3 और NB की बात की तो फिर मिला 3, तो NA बराबर है NB के, सो A and B आर इक्विवेलेंट सेट। एक चीज तो बड़ा सिंपल था, आसान बात क्या समझ में आएगी कि सर इक्वल सेट जो सारे इक्वल सेट तो इक्विवेलेंट सेट होंगे ही, लेकिन जरूरी नहीं है क्या कि इक्विवेलेंट सेट भी क्या हो जाए, इक्वल सेट हो जाए। तो ये जितना टॉपिक था इसके हेल्प से आप लोग 1.1 और 1.2 इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 1.1 और 1.2, जो 1.1 था वो पहचान पे है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेट है, यानी सेट की पहचान वेल डिफाइन होना चाहिए। दूसरा जो 1.2 है उसमें जो बेस्ड क्वेश्चन सब है वो